हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल। सो आज हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे फ्लूइड स्टैटिक्स का। ठीक है। और हम नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं रोटेटिंग वेसल। ठीक है। देखिए, हम रोटेटिंग वेसल में कंसीडर कर रहे हैं एक सिलिंड्रिकल वेसल। ठीक है। ये एक सिलिंड्रिकल वेसल है, सिलेंडर है। ठीक है। और इसमें आपका सपोज लिक्विड भरा है। ठीक। अब सपोज मैंने इसको रोटेट कर दिया और ये हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक है। ये हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इस एक्सिस के अबाउट हमने इसको ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट कर दिया है। ठीक है। तो देखिए, अब नेक्स्ट क्या होगा। इसको अगर मैंने ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट कर दिया है तो अब नेक्स्ट देखिए क्या होगा। ये पूरा फ्लूइड, ये जो भी फ्लूइड लिक्विड इसके साथ भरा हुआ है वो इसके साथ रोटेट करेगा। शुरू में कुछ अनस्टेडी कंडीशन आएगी, मतलब ये जो फ्री सरफेस आप देख रहे हैं, ठीक है ना, लिक्विड की वो सरफेस जो एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है उसको हम लोग बोलते हैं फ्री सरफेस। ठीक है। जो सबसे ऊपरी सतह जो डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है एटमॉस्फेयर के, ठीक है, उसको हम बोलते हैं फ्री सरफेस। तो देखिए, जब ये रोटेट करेगा तो शुरू में कुछ अनस्टेडी कंडीशन, अनस्टेडी मैंने बताया था जो कि टाइम के साथ कांस्टेंट नहीं रहती है, वो कंडीशन आएगी। ठीक है। और उसके बाद एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जब स्टेडी कंडीशन आ जाएगी तो ये जो फ्लूइड की सरफेस है ये अपना शेप चेंज करके कुछ इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है। अब ये एक स्ट्रेट लाइन में रहती है, बाय एक्सपीरियंस हम कह सकते हैं, राइट, कि एक कर्व हो जाती है। जो ऊपरी सतह है वो एक कर्व हो जाती है, स्ट्रेट लाइन में रहती। ठीक है। उसको हम यहां पर देखेंगे कैसे ऐसा होता है, राइट। ठीक है। तो बेसिकली अगर मैंने इनसाइड द लिक्विड अपना कुछ y x, ठीक है, और ये z, ये हमने अपने कोऑर्डिनेट्स मान लिए। ठीक है। इनसाइड द लिक्विड। ठीक है। तो देखिए, जो एक्स वाई में रिलेशन होगा वही जेड वाई की तरफ रिलेशन होगा। ठीक है ना। तो हमको यहाँ पर हम 2D से ही डील करेंगे। ठीक है। आप सिलेंडर को इस तरफ से देखिए या इस तरफ से देखिए। जब इस तरफ से देखेंगे तो क्या होगा, जो अभी हम लोग एक्स वाई के लिए रिलेशन निकालेंगे इधर जेड वाई के लिए आ जाएगा। ठीक है। जेड और वाई के बीच में। तो बेसिकली हमको ये देखना है ये सरफेस जो है, इस सरफेस की इस सरफेस की इक्वेशन क्या आती है, सबसे पहले हम ये देखेंगे, राइट। तो देखिए, इसके लिए हम क्या कंसीडर करेंगे, यहां पर एक सिलिंड्रिकल वॉल्यूम छोटा सा, ये हमने सिलिंड्रिकल वॉल्यूम अज्यूम किया। ठीक। जो कि लेंथ dx का है। ठीक है। dx लेंथ का सिलिंड्रिकल वॉल्यूम अज्यूम किया। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मैंने मान लिया है a। क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका क्या है, a है। ठीक है। अब देखिए, इस सिलिंड्रिकल वॉल्यूम पर लगने वाले फोर्स को मैं इधर अलग से बना रहा हूं। ये dx है। ये इमेजिनरी अमाउंट ऑफ लिक्विड को मैंने कंसीडर किया है। इमेजिनरी अमाउंट ऑफ लिक्विड को मैंने कंसीडर किया है, इमेजिनरी सिलिंड्रिकल सरफेस लेके। ठीक है। तो जिसका एरिया इस तरफ क्या है, a है। अच्छा, अगर मैं इधर से मान लू ये P2 लग रहा है और ये P1, ये P1 ये हो जाएगा फोर्स और ये P2 ये हो जाएगा, राइट। अच्छा, अगर ये ओमेगा वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो देखिए, ये वाला एलिमेंट, मतलब जो जितने भी पार्टिकल होंगे इस फ्लूइड में
वो सारे पार्टिकल क्या है, एक सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। तो ये वाला पार्टिकल भी क्या कर रहा है, एक सर्कुलर मोशन कर रहा है, राइट। ये वाला पार्टिकल भी क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो अब देखिए, इस पार्टिकल पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा बाहर की तरफ, या एक्चुअली वो क्या होता है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, ठीक है ना। तो आप चाहे सेंट्रीफ्यूगल मान के करिए या सेंट्रीपिटल मान के करिए, ठीक है। तो आपका देखिए, इस पार्टिकल पर लगने वाला एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर आप मान रहे हैं तो F सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ लग रहा होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन इक्विलिब्रियम पे P2A माइनस P1A, ठीक है। P2A माइनस P1A इज इक्वल टू F सेंट्रीफ्यूगल हो जाएगा, ठीक। ये वाली हमारी इक्वेशन आएगी सिग्मा Fx इज इक्वल टू ma वाली। अब यहां पर F सेंट्रीफ्यूगल है तो A भी क्या हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। सिंपल इक्विलिब्रियम कंडीशन हम ले आए और कुछ नहीं। तो ये देखिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा हमारा, ये होगा मास ऑफ दिस लिक्विड dm। इस लिक्विड का अगर मैंने मास मान लिया है, मास है इसका dm, तो dm इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू, अगर ये ये इसकी रेडियस ऑफ रोटेशन अगर r है तो ये हो जाएगा dm इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू r, ठीक। सो अब इस एंड की या इस एंड की मत देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल है, dx है, तो r पूरे एलिमेंट की मैं मान सकता हूं रेडियस ऑफ रोटेशन, ठीक है। अच्छा, अब dm क्या होगा, मास। तो देखिए, मास क्या होगा, रो इंटू dv। dv क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ दिस एलिमेंट, है ना, इस एलिमेंट का वॉल्यूम। तो इस एलिमेंट का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, रो a dx, ठीक है। तो यहां से हमारा आता है P2A माइनस P1A इज इक्वल टू रो a ओमेगा स्क्वायर r dx। अब देखिए, दूसरी इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, दूसरी इक्वेशन हमारी, अब देखिए P1, अब यहां पर देखिए कि ये सतह ज्यादा, ये वाला पोर्शन, ये वाला एंड जो है इस एलिमेंट का, वो फ्री सरफेस से ज्यादा नीचे है, और ये वाला एलिमेंट जो है इसकी वर्टिकल डेप्थ, है ना, वर्टिकल डेप्थ, इस वाले एलिमेंट की वर्टिकल डेप्थ थोड़ा कम है, बट ये इतना स्मॉल है, ठीक है। लेंथ ऑफ द एलिमेंट dx इतना स्मॉल है कि ये गैप भी कोई बहुत ज्यादा नहीं होगा, तो इसको मैं dy मान रहा हूं, ठीक है। ये गैप भी कोई बहुत ज्यादा नहीं होगा। तो देखिए, जो फोर्स P2 लग रहा है, P2, और इधर से P1, तो देखिए P2 माइनस P1 क्या हो जाएगा, रो a, सॉरी, P2 माइनस P1 हो जाएगा रो g dy, राइट। अच्छा, यहां से हम एक देखिए a कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा P2 माइनस P1 इज इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर r dx। सो दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई, ठीक है। तो सेकेंड डिवाइडेड बाई 1 कर दो, क्या आता है, सेकेंड डिवाइडेड बाई 1 करेंगे तो देखिए रो रो कैंसिल हो जाएगा, g बाई ओमेगा स्क्वायर r इंटू डी वाई बाई डी एक्स, जी बाई ओमेगा स्क्वायर r इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। चेक कर लीजिए, आप डिवाइड करेंगे, रो रो कैंसिल हो जाएगा, जी डी वाई बाई ओमेगा स्क्वायर r dx आ जाएगा, और इज इक्वल टू P2 माइनस P1 दैट इज 1 आ जाएगा। तो यहां से देखिए dy बाई dx क्या आ जाता है,
dy बाई डी एक्स आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन जी। यहां से देखिए क्लियर हो जाता है कि जो स्लोप है dy बाई डी एक्स क्या है, dy बाई डी एक्स अगर ये y और ये x है तो ये एक तरीके से क्या है, एक ग्राफ हो जाएगा। मतलब एक ये फ्री सरफेस की जो ट्रेजेक्टरी आ रही है ना, वो एक तरीके से एक्स वाई प्लेन पे ग्राफ हो गई, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, टेंजेंट इज स्लोप ऑफ दिस ग्राफ। तो आप कह सकते हैं इस फ्री सरफेस का स्लोप हो जाएगा, ठीक है। तो फ्री सरफेस का स्लोप देखिए कहीं कांस्टेंट नहीं है, आर पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस है ना, आर पे डिपेंड कर रहा है, कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। अब आर की डायरेक्शन देखिए क्या है, आर एक तरीके से एक्स ही तो है, राइट। तो आर पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब रेडियस के हिसाब से ये कैसे वेरी करेगा वो हम देख लेते हैं। तो देखिए इसको इंटीग्रेट कर देंगे, यहां पर देखिए एक चीज ऐसा कर लेते हैं, ये जो आर है ये आर इस डायरेक्शन में हमने लिया है, तो एक्चुअली ये एक्स की डायरेक्शन में हमने लिया है, तो यहां पर हम आर ना लेके इसको हम एक्स ले रहे हैं। हालांकि मुझे यहाँ पर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में काम करना चाहिए था और यहाँ पर ये एक्स ना लेके रेडियस ले लेते तो ज्यादा बेटर होता, राइट। तो अगर हम सिंपल हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम ये वाई एक्स जेड की जगह जो है वाई और है ना बेसिकली वाई एक्स वाई ग्राफ, मतलब एक्स वाई कोऑर्डिनेट ना लेके हम लोग क्या ले रहे हैं, आर एंड वाई कोऑर्डिनेट ले रहे हैं, ठीक है। तो ये सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं रेडियस और वर्टिकल हाइट वाई की डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये आर में ले रहा हूं, तो ये देखिए आर के साथ मैं फिर इसको भी चेंज करूंगा, ये डी आर हो जाएगा, ठीक है ना। आर के साथ इसको चेंज करूंगा तो ये डी आर हो जाएगा, और फिर ये सेंट्रीफ्यूगल ये आपका जो डी आर हो गया, राइट। तो डीएम क्या हो जाएगा, रो ए डी आर, ठीक है। डीएम क्या हो जाएगा, रो ए डी आर। कुछ नहीं किया है, जो हमने एक्स लिया था, क्योंकि ये सिलेंडर है तो सिलेंडर में एक्स ना लेके सिलेंडर में आप जब इस तरफ जाएंगे तो ये क्या है, रेडियली आप आउटवर्ड या इनवर्ड, तो आपकी रेडियस चेंज होगी, ठीक है। तो बस हमने अपने कोऑर्डिनेट्स में वाई एंड आर ले लिया है, ठीक है। एक्स वाई की जगह वाई आर ले लिया है, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में काम करने लगे। वाई क्या दिखा रहा है, एक्सियल डायरेक्शन में इंक्रीज या डिक्रीज, और आर क्या दिखा रहा है, रेडियल डायरेक्शन में इंक्रीज या डिक्रीज। तो ये देखिए डीएम ओमेगा स्क्वायर आर हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा जहां जहां डीएक्स था बस वहां वहां डी आर आ जाएगा, और कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी आर। तो अब ज्यादा क्लियर है कि डी वाई बाई डी आर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर आर बाई जी। तो मतलब ये डी वाई बाई डी आर अब इसका स्लोप हो जाएगा, जो कि रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, तो ये कांस्टेंट नहीं है। क्योंकि स्लोप कांस्टेंट नहीं है इसीलिए ये जो है स्ट्रेट लाइन नहीं हो, ये जो सरफेस होगी फ्री सरफेस ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, स्ट्रेट इंक्लाइन लाइन नहीं होगी, बल्कि कुछ कर्व होगी, ठीक है। अब कर्व की एग्जैक्ट शेप क्या होगा वो निकालने के लिए हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देंगे। तो इस इक्वेशन को आप इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए डी वाई इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर बाई जी इंटू डी आर हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाई जी कांस्टेंट है, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर बाई जी कांस्टेंट है, ये आ जाएगा आर स्क्वायर बाई 2। तो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2g प्लस सी इज एनी कांस्टेंट, ठीक है। तो ये देखिए y और r में रिलेशन कैसा आ गया, पैराबोलिक। तो इसकी जो सरफेस होगी वो कैसी बनेगी, पैराबोलिक। याद रखिएगा यहाँ पर हमने क्या ओमेगा कांस्टेंट और जी भी कांस्टेंट है, चलिए जी तो कांस्टेंट आप लेंगे, मेन है कि आपका ओमेगा कांस्टेंट है, ठीक है। तो आपकी जो फ्री सरफेस की इक्वेशन आएगी वो कैसी आ रही है, पैराबोलिक कर्व आएगा, ठीक है।
तो ये पैराबोलिक कर्व आएगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब ये जो फ्री सरफेस है ये एक पैराबोलिक कर्व है। ठीक, और फ्री सरफेस पे आप किसी भी पॉइंट पे देखेंगे, फ्री सरफेस पे आप किसी भी पॉइंट पे देखेंगे तो क्या होगा, किसी भी पॉइंट पे तो क्या होगा, सब जगह क्या लग रहा है, सेम प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना, एटमॉस्फेयर के कांस्टेंट कांटेक्ट में है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है पूरे सरफेस पे। तो इसकी फ्री सरफेस एक कांस्टेंट प्रेशर लाइन होगी, और इसके पैरेलल जितनी भी लाइन आएंगी, जितना भी कर्व आएगा, लाइन अब नहीं, अब क्या है, फ्री सरफेस क्या है, फ्री सरफेस लाइन ना हो, क्या फ्री सरफेस कर्व है, वो भी पैराबोलिक कर्व, फ्री सरफेस कर्व है। तो इसीलिए कांस्टेंट प्रेशर लाइंस ना होके अब कांस्टेंट प्रेशर कर्व आपको मिलेंगे इसमें, पैराबोलिक कर्व। ठीक है, तो अगर यहाँ पे प्रेशर सपोज भी एटमॉस्फेयर है, यहाँ P1, यहाँ P2 पूरे में, यहाँ P3, तो देखिए डेप्थ के साथ जरूरी नहीं है, डेप्थ अभी अगर वर्टिकल डेप्थ देखेंगे तो आप देखिए कांस्टेंट रहेगी इस केस में भी। ठीक है, वर्टिकल डेप्थ देखेंगे तो ये देखिए ये कांस्टेंट रहेगी वर्टिकल डेप्थ। ठीक है, तो वर्टिकल डेप्थ यहाँ पर भी कांस्टेंट है। अच्छा, दूसरा देखिए, अब किसी गिवन रेडियस पे, अगर हम किसी गिवन रेडियस पे पूरे सर्कल, किसी गिवन रेडियस पे अगर हम पूरे वॉल्यूम में देखें, एक गिवन रेडियस पे सारे पार्टिकल्स पे जो एक गिवन रेडियस एंड गिवन डेप्थ, गिवन रेडियस और गिवन डेप्थ पे, है ना, क्योंकि गिवन डेप्थ पे अगर आपने डेप्थ चेंज करी तो देखिए गिवन रेडियस पे डेप्थ चेंज भी हो सकती है और प्रेशर चेंज हो जाएगा। तो गिवन रेडियस और गिवन डेप्थ पे आपका क्या होगा, फिर वो एक आप पूरा सर्किल में देख सकते हैं, सारे पार्टिकल्स जो होंगे उस सर्किल में क्या होगा, उनकी रेडियस सेम रहेगी और डेप्थ भी सेम रहेगी। राइट, इस पूरे वॉल्यूम में वो जो एक सर्किल बनेगा गिवन रेडियस और गिवन डेप्थ पे, तो वो उस पे जितने भी पार्टिकल्स होंगे उन पे जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, P1 कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब आप या तो अब कोई भी एक चीज अगर आप चेंज करेंगे, R चेंज करिए या Y चेंज करिए, तो क्या होगा, आपका वेरिएशन मिलेगा आपको प्रेशर में। राइट, तो इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, रोटेटिंग वर्जन पे, और वर्टिकल यूट्यूब मैनोमीटर, और वर्टिकल यूट्यूब मैनोमीटर with two limbs 0.75 meter apart, with two limbs 0.75 meter apart, is filled with water and rotated about the vertical axis, is filled with water and rotated about the vertical axis rotated about the vertical axis 0.5 meter from the left limb, 0.5 meter from the
shown in the figure. Determine the difference in the elevation of the water level determine the difference in the elevation of water level in the two layers. When the speed of rotation is 60 rpm, when speed of rotation is 60 rpm, ठीक है। और आपको ये दिया गया है फिगर आपको ये डिस्टेंस आपको दी गई है 0.75 मीटर। और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन आपको जो दी गई है ये दिया गया है 0.5 मीटर। एक्सिस ऑफ रोटेशन आपको दी गई 0.5 मीटर और यहां से ये 60 आरपीएम पे घूम रहा है, ठीक है। तो अब यहां से जो ओमेगा आएगा तो यहां पर यहीं पर हम निकाल लेते हैं। ओमेगा हमारा क्या हो जाएगा 2πn/60, ठीक है ना। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर मिनट अगर दिए हैं n, ठीक है, तो ओमेगा आता है 2πn/60। सेम है वही कि यूनिटरी मेथड आप लगाओगे यही फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है, कि 1 रिवॉल्यूशन में 2π एंगल जाता है तो 60 रिवॉल्यूशन में कितना जाएगा 2π × 60 एंगल जाएगा। और ये इतना एंगल मूव करेगा किसमें, कितने मिनट में, 1 मिनट में, तो 1 सेकंड में, तो दिस डिवाइडेड बाय 60, राइट। तो सिंपल आप फॉर्मूला याद रखिए कि अगर n क्या है, n दिया गया है आरपीएम, ठीक है, यहाँ पर n हमेशा आरपीएम, अगर आरपीएम आपको दिया गया है तो यही डायरेक्ट 2πn/60 लगाएंगे, ठीक। तो यहाँ से आपका कैलकुलेट करके आ जाएगा, देखिए 60 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2π रेडियन/सेकेंड। ये वो 2π रेडियन/सेकेंड आ गई। अच्छा, अब यहां पर देखते हैं, ये बेसिकली हमारा सपोज फ्लूइड इसमें, ठीक है। तो इनिशियली देखिए जब रोटेशन स्टार्ट नहीं हुआ है तो दोनों लिम्स में फ्लूइड का लेवल सेम होगा। अब जैसे ही आप रोटेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जैसे ही आप रोटेशन स्टार्ट करेंगे तो देखिए अब एक्सिस ऑफ रोटेशन से जैसे जैसे आप रेडियली आउटवर्ड जाएंगे, हमने देखा एक्सिस ऑफ रोटेशन से हम जैसे जैसे रेडियली दूर जाएंगे, ठीक है ना, रेडियली बाहर की तरफ जाते हैं तो प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है ना। एक्सिस ऑफ रोटेशन से आप इस तरफ या इस तरफ आप रेडियली बाहर की तरफ जाएंगे तो क्या होता है, तो आपका प्रेशर इंक्रीज होता है, ठीक है। और ये जो प्रेशर होता है ये शेप ऑफ द लिक्विड पे कभी डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग जो एक कॉन्टिन्यूअस बल्क ऑफ द फ्लूइड के लिए निकालते हैं वो हम यूट्यूब मैनोमीटर में भी लगा देते हैं वही, क्योंकि प्रेशर जो है वो कभी भी शेप पे डिपेंड नहीं करता है फ्लूइड के, ठीक है। तो वो सेम हाइट और सेम रेडियस पे सेम होता है,
राइट, सेम हाइट और सेम रेडियस भी क्या होगा, सेम होगा। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि देखिए, अच्छा अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन 20 से पास हो रहा होता, जस्ट ये जो दोनों के बीच में जो मिडिल ऑफ द लेंथ से पास हो रहा होता 0.75 के हाफ से, 0.75 के हाफ से अगर पास हो रहा होता, ठीक है ना, 0.325 मीटर, ठीक, सॉरी 0.375 मीटर, ठीक है। तो 0.375 मीटर से अगर ये पास हो रहा होता इसके हाफ से, तो क्या होता, तो देखिए इधर लिम्ब का जो रेडियस होता, मतलब राइट साइड जो लिम्ब की दूरी होती है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, वही होती रेडियस ऑफ रोटेशन यहाँ पे बैठे पार्टिकल्स के लिए, और यहाँ पे बैठे पार्टिकल्स के लिए भी सेम होती है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, मतलब रेडियस ऑफ रोटेशन। तो दोनों के लिए रेडियस ऑफ रोटेशन सेम होती, तो क्या होता कि गिवन डेप्थ पे, एक गिवन डेप्थ पे क्या होता, रेडियली आउट रेडियस अगर देखें तो गिवन डेप्थ पे रेडियस जो है इन दोनों की अगर सेम रहती, तो इनका लेवल दोनों लिम्स में क्या होता, बराबर पे आता, ठीक है। व्हाट आई एम सेइंग कि अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां ना होके बीच में होती, बिल्कुल मिडिल में, तो क्या होता, इस पार्टिकल का और इस पार्टिकल का रेडियस ऑफ रोटेशन बराबर होता, ठीक है, इस पार्टिकल का और इस पार्टिकल का रेडियस ऑफ रोटेशन बराबर होता। अब ऑब्वियसली इधर से पी एटमॉस्फेयर लग रहा है, तो इनका वाई तो बराबर रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये एक तरीके से उस सरफेस का पार्ट होते, उस सरफेस का जो फ्री सरफेस होती है, राइट, ये जो फ्री सरफेस होती है उस सरफेस का ये पार्ट होते हैं, ठीक है। और उस केस में जब ये रेडियस इन दोनों की दोनों तरफ बराबर होती, तो ये क्या होता है, ये सेम लेवल पे दोनों जो होते, अगर जो भी इंक्रीज होता लेवल में इनका, तो वो सेम अमाउंट से होता, तो दोनों ही तब भी बराबर होते हैं अगर रेडियस ऑफ रोटेशन 20 से पास होती तो। लेकिन अब देखिए रेडियस ऑफ रोटेशन राइट लिम्ब के पास चली गई है, रेडियस ऑफ रोटेशन क्या है, इसके पास चली गई, इसके करीब चली गई और इससे दूर चली गई है। तो अब आपको ये पता है कि जैसे जैसे हम रेडियस में रेडियली आउटवर्ड बढ़ते हैं, तो क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज करता है, ठीक है, इतना तो क्लियर है ही है। अभी कांस्टेंट प्रेशर लाइन देखी थी ना, तो ऐसे ऐसे जा रही थी, तो अगर हम किसी एक गिवन डेप्थ पे रेडियली आउटवर्ड बढ़े, तो देखिए क्या होता है, प्रेशर बढ़ेगा रेडियली बाहर जाने पे, ठीक है, गिवन डेप्थ पे। तो अब देखिए जब बेसिकली अब क्या होगा कि आप इस तरफ जैसे जैसे बढ़ेंगे आप बाहर, तो प्रेशर बढ़ रहा है, तो किसी भी एक गिवन डेप्थ पे अगर रेडियली आप आउटवर्ड चले गए तो क्या होता है, प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। तो अब देखिए ऑब्वियसली ये वाले लिम्ब की रेडियस ऑफ रोटेशन ज्यादा है और ये वाले लिम्ब की रेडियस ऑफ रोटेशन कम है, तो किसी भी एक गिवन डेप्थ पे क्या होगा, किसी भी एक गिवन डेप्थ पे इधर प्रेशर ज्यादा होगा और इधर प्रेशर कम होगा। किसी भी एक गिवन डेप्थ पे जब हमने रोटेशन स्टार्ट किया, तो जैसे ही रोटेशन स्टार्ट किया तो देखिए ये रेडियस कम है और ये रेडियस ज्यादा है, तो किसी भी एक गिवन डेप्थ पे आप देखेंगे तो यहाँ पर प्रेशर, इस वाली लिम्ब में प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा और इस वाली लिम्ब में प्रेशर कम होगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो प्रेशर पी एटमॉस्फेयर यहां पर जाकर अचीव हो पाएगा, वो प्रेशर पी एटमॉस्फेयर यहीं कहीं अचीव हो जाएगा, कम बिकॉज ये रेडियस इसकी कम है, तो यहाँ पे प्रेशर बिल्डअप कम होगा, यहाँ प्रेशर बिल्डअप कम होगा, तो क्या होगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जल्दी रीच हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे तो प्रेशर डिक्रीज होता है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जल्दी रीच हो जाएगा, और इधर की तरफ क्या होगा, किसी भी एक गिवन डेप्थ पे क्या होगा, अच्छा यहाँ पर जहां पी एटमॉस्फेयर आ जाएगा, यहाँ पर उससे ज्यादा प्रेशर होगा, तो इसका मतलब है कि पी एटमॉस्फेयर थोड़ा ऊपर कहीं आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि राइज अब जो होगा वो इस तरफ ज्यादा होगा, राइज ऑफ द कॉलम ऑफ द लिक्विड जो होगा वो इस लिम्ब में ज्यादा होगा, और राइज ऑफ द कॉलम ऑफ द लिक्विड जो इसमें होगा वो मतलब इसमें बेसिकली ये वाले पोर्शन में ये नीचे आ जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम तो सेम रहेगा, तो ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है।
तो रोटेट करने के बाद हमारी कुछ कंडीशन ऐसी आ जाएगी, ठीक है, और ये पोर्शन जो है ये कुछ नीचे चला जाएगा। तो अब देखिए किसी भी एक गिवन डेप्थ पे, मतलब यहां जब पी एटमॉस्फेयर रीच कर जाएगा तो यहाँ पे रेट प्रेशर ज्यादा ही होगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पर पी एटमॉस्फेयर ऊपर नहीं आएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए क्या यहाँ पर हम क्या करते हैं, फिर से वही कि एक एलिमेंट ले लेंगे फ्लूइड का, ठीक है। ऐसे नहीं सॉल्व कर सकते हैं, जब रेडियली चेंजेस हो रहा है वहां पे प्रेशर में, तो ऐसे नहीं सॉल्व कर सकते हैं, हम लोग को कैलकुलस मेथड यूज करना पड़ेगा। तो अब आपको पता है कि अगर इस तरफ प्रेशर P होगा तो इस तरफ प्रेशर क्या होगा, P प्लस dP, क्योंकि हम लोग रेडियली दूर जा रहे हैं, ठीक है। मैंने एक्सिस ऑफ रोटेशन जहां से पास हो रही है उसको मैंने ओरिजिन ले लिया है, और ओरिजिन से r डिस्टेंस पे मैंने dr अमाउंट का एलिमेंट काट लिया है, ठीक है। r डिस्टेंस पे मैंने dr अमाउंट का एलिमेंट ले लिया है, ठीक है। अब ये जो dr अमाउंट का एलिमेंट है इसमें चेंजेस हम पहले देखेंगे, ठीक है, और जो चेंजेस यहां पर आएंगे उसी को हम क्या करेंगे, फिर इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा देखिए क्या हो जाएगा, P प्लस dP माइनस P, सॉरी, अगर ये क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर मैं A ले लूं तो P प्लस dP इंटू ए माइनस पी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dm इंटू ओमेगा स्क्वायर आर, dm इंटू ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। अब यहां पर dm देखिए क्या आ जाएगा, dm आपका आ जाएगा मास ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। तो रो इंटू डीवी, और रो इंटू डीवी होगा क्या, रो इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ। तो ये यहां पर अगर मैं रख दूं तो देखिए क्या होगा, पी ए माइनस पी ए, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा डीपी इंटू ए इज इक्वल टू रो ए डी आर ओमेगा स्क्वायर आर। इसको थोड़ा रीअरेंज कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा, रो ए ओमेगा स्क्वायर आर डी आर, ठीक है। रो ए ओमेगा स्क्वायर आर डी आर हो जाएगा, ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा डीपी इज इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर आर डी आर। तो अब आपको देखिए प्रेशर का वेरिएशन आ गया रेडियस के हिसाब से, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या था, पूछा था डिफरेंस इन द एलिवेशन ऑफ द वाटर लेवल इन द टू लिम्स, राइट। तो अगर डिफरेंस हमको निकालना है तो देखिए पहले हमको क्या करना होगा, डिफरेंस हमको निकालना है तो हम कर क्या रहे हैं, हम पहले इस लेवल पे, ठीक है ना, इस लेवल पे, सेम लेवल पे हम इस पॉइंट का प्रेशर निकाल लेंगे, और मतलब इस पॉइंट का और इस पॉइंट का प्रेशर डिफरेंस निकाल लेंगे। इसको अगर मैं अब इंटीग्रेट करूंगा, देखिए ये क्या है, ये डीपी है, ये दो पॉइंट के बीच का प्रेशर डिफरेंस, डीपी क्या है, ये एलिमेंट जो हमने लिया है इसके दोनों एंड्स पे जो प्रेशर डिफरेंस है। अब इसको मैं इंटीग्रेट करूं कहां से कहां तक, इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूं, ये जो आर है, ठीक है ना, देखिए ये हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही ओरिजिन माना है, तो ऑब्वियसली अगर मैं ये इस तरफ पॉजिटिव R1 ले रहा हूं तो ये माइनस R2 हो जाएगा। तो लिमिट्स आप जब रखेंगे तो साइन कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये एक्सिस के उस तरफ है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के उस तरफ है, तो मैंने इधर पॉजिटिव ले लिया है, इधर नेगेटिव, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, राइट। सो माइनस R2 और इधर R1 हम ले लेंगे। तो अब अगर मैं इसको यहाँ पर इंटीग्रेट करूंगा, ठीक है, माइनस R2 से R1 तक अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा इसको, तो देखिए हमारे पास जो प्रेशर डिफरेंस आएगा P2 माइनस P1, ठीक है। तो P2 माइनस P1 किस पॉइंट, किन दो पॉइंट का प्रेशर डिफरेंस होगा, इन दो पॉइंट का प्रेशर डिफरेंस होगा, ठीक है।
क्योंकि हमने R2 से R1 बस इसको इंटीग्रेट कर दिया है, तो ये एक तरीके से क्या है, ये पोर्शन जो है इसको हमने खींच दिया है। ठीक, तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे R2 माइनस P2 माइनस P1 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए जब P2 माइनस P1 आ जाएगा, P2 होगा क्या, P2 होगा रो जी H2 और P1 क्या होगा, रो जी H1। ठीक है, अब P2 माइनस P1 आपके पास पता है, तो H1 माइनस सॉरी अगर इसको P2 ले P1 माइनस P2 आएगा यहाँ पर आपके पास, क्योंकि इस तरफ प्रेशर ज्यादा है, उस तरफ कम है, तो P1 माइनस P2 आपको पता है, तो रो जी H1 माइनस H2 भी आ जाएगा, और यही आपसे पूछा है। तो चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो dp आएगा, देखो ये dp इस तरफ से बढ़ रहा, ये dp क्या है, dp इस तरफ से ज्यादा प्रेशर है, तो अगर मैं यहां पर P1 मानूं और यहां पर प्रेशर P2, ठीक है, यहाँ पर प्रेशर P1 है, यहाँ पर प्रेशर P2 है, तो ये हो जाएगा P1 टू P2 इंटीग्रेट, और ये क्या हो जाएगा, माइनस R2 से R1। तो अब ये देखो, ये आएगा आपका P1 माइनस P2 जो आएगा वो आपका आएगा रो ओमेगा स्क्वायर, तो कांस्टेंट था, R स्क्वायर बाई 2 माइनस R2 टू R1। ये आपका आ जाएगा रो ओमेगा स्क्वायर R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि आप अगर इस तरफ माइनस R1 ले लें, उस तरफ R2 ले लें, पॉजिटिव उस तरफ ले लें, नेगेटिव इस तरफ ले लें, तो भी कोई फर्क नहीं आना है, क्योंकि स्क्वायर है, तो यही इक्वेशन आएगी। ठीक है, सो रो ओमेगा स्क्वायर R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए P1 होगा क्या, P1 होगा रो जी H1। अगर ये इस कॉलम की हाइट H1 है और इस कॉलम की हाइट H2 है, ठीक है, तो P1 हमारा क्या हो जाएगा, P1 हो जाएगा रो जी H1, तो ये P1 माइनस P2 हो जाएगा रो जी H1 माइनस H2 इज इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, रो से रो कैंसिल, H1 माइनस H2 हमारा आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर बाई जी R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अब आपके पास सारी वैल्यूज हैं, आप पुट करिए, आंसर आपके पास आ जाएगा 0.37 मीटर। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। सारी वैल्यूज यहाँ पर नहीं है, आपके पास ओमेगा भी है, जी तो पता ही है, R1 है, R2 है। ठीक है, पुट करिए, आंसर आ जाएगा 0.37 मीटर। तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं पास्कल्स लॉ। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं किसकी, पास्कल्स लॉ।
पास्कल्स लॉ का स्टेटमेंट है, प्रेशर अप्लाइड टू enclosed fluid transmitted undiminished to every portion or particle of the fluid, every portion or particle of the fluid every portion or particle of the fluid and the walls of the container, ठीक है, and the walls of the container। देखिए पास्कल्स एप्लीकेशन, जो बेस्ट एप्लीकेशन है पास्कल्स लॉ की, जो बेस्ट एप्लीकेशन है पास्कल्स लॉ की, वो हमारी है टूथपेस्ट, राइट। देखिए जब आप टूथपेस्ट को स्क्वीज करते हैं, राइट, जब आप टूथपेस्ट को स्क्वीज करते हैं बैक एंड से, उसके पीछे की तरफ से, ठीक है, तो टूथपेस्ट में लेकिन टूथपेस्ट बाहर आता है किससे, नोजल से उसकी, राइट, जो आगे ओपनिंग है, ठीक है। तो बेसिकली जबकि आपने प्रेशर अप्लाई किया है उसके बैक एंड पे, तो ऐसा क्यों हो पा रहा है, क्योंकि जो प्रेशर आपने बैक एंड पे अप्लाई किया है वो पूरे लिक्विड के, मतलब थ्रू आउट द लिक्विड वो इक्वली ट्रांसमिटेड हो रहा है, मतलब अनडिमिनिश्ड का मतलब है बिना घटे, बिना कुछ घटे हुए, ठीक है, इक्वली ट्रांसमिटेड हो रहा है पूरे वॉल्यूम, मतलब पूरे वॉल्यूम में जितने में भी लिक्विड है, हर एक पोर्शन में, हर एक पार्टिकल में इक्वली ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है। हाँ, यहां पर एनक्लोज्ड है ना, एनक्लोज्ड पे ध्यान देना है, राइट। अच्छा, नेक्स्ट हमारा आता है कि यहां पर कुछ एक एजम्पशन होते हैं जब हम पास्कल्स लॉ, हालांकि ये जो मैं एजम्पशन बेसिकली है, ये स्टेटमेंट अपने आप में विदाउट एनी एजम्पशन करेक्ट है, एप्लीकेबल है विदाउट एनी एजम्पशन। हालांकि हम प्रूविंग के लिए इसकी मान लेते हैं कि हम कैसा फ्लूइड ले रहे हैं, इनकम्प्रेसिबल, ठीक है। तो हम प्रूविंग के लिए सिर्फ अपने क्या मान लेते हैं कि ये इनकम्प्रेसिबल है, राइट। तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड मान के हम जो है इसकी प्रूविंग जरूर करेंगे, पर ये क्या होगा, ठीक है, ये क्या होगा, ये वैलिड होगा इवन अगर फ्लूइड कंप्रेसिबल है, ठीक है ना। रियल फ्लूइड क्या होते हैं, रियल फ्लूइड थोड़ा बहुत कंप्रेसिबल होते हैं, ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली इनकम्प्रेसिबल होते हैं, ठीक है। अच्छा, इनकम्प्रेसिबल होने का मतलब क्या है, इनकम्प्रेसिबल होने का मतलब है कि अगर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो चेंज इन वॉल्यूम भी जीरो है, और क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम जीरो है तो चेंज इन डेंसिटी भी जीरो है, ठीक है, यही इसका मतलब होगा, ठीक है। अब इसकी प्रूविंग के लिए हम देखिए एक एनक्लोज्ड चैम्बर ले रहे हैं, ठीक है। ये एनक्लोज्ड चैम्बर क्या है, एक सिलिंड्रिकल, है ना, एक सिलेंडर है, और ये सिलेंडर जो है ऊपर की तरफ ये आपका पिस्टन है, ठीक है, अंदर फ्लूइड भरा हुआ, ठीक है। अब कोई एक पॉइंट मैं कंसीडर कर रहा हूं, सपोज दिस इज माई दैट पॉइंट जो कि हम कंसीडर कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पे अब देखिए क्या होगा, इस पॉइंट की हाइट क्या है, h, ठीक है। अब सपोज आप यहां पर थोड़ा और वेट रखते जा रहे हो, ठीक है, आप थोड़ा और, अभी सपोज यहां पर पिस्टन की वजह से कुछ ना कुछ इसका पिस्टन का वेट होगा, उस वेट की वजह से फोर्स पर यूनिट एरिया, वेट पर यूनिट एरिया एक प्रेशर जनरेट करेगा, ठीक है। अच्छा, तो देखिए अभी इस पॉइंट में
इस पॉइंट पे सपोज अभी जब पिस्टन है सिर्फ, ठीक है, तो इस पिस्टन की वजह से जो यहाँ पर प्रेशर आ रहा है, ठीक है ना, इस पिस्टन के वेट की वजह से जो यहाँ पर प्रेशर आ रहा है, सपोज ये P है, ठीक है, तो इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, इस पॉइंट पे, पॉइंट ए पे जो प्रेशर होगा, ठीक है, पॉइंट बी कर लो, एरिया है ए, तो पॉइंट बी पे जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, पीबी इज इक्वल टू हो जाएगा पी प्लस, है ना, पी एक्सटर्नल, इसको मैं लिख दे रहा हूं, पी एक्सटर्नल प्लस रो जी एच, ठीक है, पी एक्सटर्नल प्लस रो जी एच, ये हो जाएगा पॉइंट बी पे प्रेशर। लेकिन पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, प्रेशर अप्लाइड टू द एनक्लोज्ड फ्लूइड ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड, ठीक है ना, बिना घटे ट्रांसमिट होता है टू एवरी पार्टिकल ऑफ द फ्लूइड, हर एक पोर्शन पे। तो इस पार्टिकल को भी अगर यहां पर हम कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करें, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब क्या है कि ये तो हमने भाई इक्वेशन निकाल ली कि किसी भी मूवमेंट पे जो बी पे प्रेशर होगा वो क्या होगा, पी एक्सटर्नल प्लस रो जी एच, ये तो एक्सप्रेशन निकाल लिया। लेकिन इसका मतलब ये है कि प्रेशर जब हम अप्लाई, अब हम मान लीजिए प्रेशर इंक्रीज करते हैं, थोड़ा और प्रेशर अप्लाई करते हैं, सपोज डेल्टा पी अमाउंट का प्रेशर हमने इंक्रीज किया इस पे, तो जब हम डेल्टा पी अमाउंट का प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज कुछ भी कर सकते हो, इंक्रीज या डिक्रीज जो भी किया, तो क्या होगा, सेम अमाउंट का प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज यहां पर होगा, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो चेंज इन प्रेशर जो हम बेसिकली एक्सटर्नल चेंज इन प्रेशर होगा वही इंटरनल चेंज इन प्रेशर होगा, ये हमको प्रूव करना है। तो ठीक है, यहां से करते हैं। तो आपको बताइए चेंज इन डेल्टा पीबी, है ना, डेल्टा पीबी ये क्या हो जाएगा, एक्चुअली डीपीबी हम लिख सकते हैं। तो डीपीबी क्या है, चेंज इन प्रेशर। तो सपोज हमने अपना जो इंक्रीज किया प्रेशर में यहां पर, ठीक है, कुछ और वेट रखा और प्रेशर में इंक्रीज किया बाय एन अमाउंट डीपीबी, ठीक है ना, तो बाय एन अमाउंट डीपीबी अगर हम इंक्रीज करेंगे, राइट, चलो डेल्टा लिख लो, डेल्टा पीबी, ठीक है, क्योंकि सिर्फ ये स्मॉल चेंजेस नहीं, बिग चेंजेस के लिए भी वैलिड है, ठीक है। तो आपने डेल्टा पीबी जैसे इंक्रीज किया तो यहां पर क्या होगा कि देखिए, अरे ये तो एक्सटर्नल फोर्स है ना, तो यहां पर अगर आपने क्या करा, यहां पर आपका होगा डेल्टा पी एक्सटर्नल, राइट, तो डेल्टा पी एक्सटर्नल आ जाएगा, राइट, यस। सो यहां पर देखिए, अब डेल्टा पी एक्सटर्नल अमाउंट से मान लीजिए आपने इंक्रीज किया प्रेशर, सपोज कि यहां पर जो प्रेशर पी था अब पी प्लस डेल्टा पी हो गया, कुछ और वेट रख दिया आपने मान लो इस पिस्टन पे, ठीक है। तो अब देखिए इस इक्वेशन के हिसाब से क्या आ रहा है, डेल्टा पीवी इज इक्वल टू डेल्टा पी एक्सटर्नल प्लस डेल्टा रो जी एच, ठीक है। अब आपने फ्लूइड को इनकम्प्रेसिबल माना है, ठीक है, फ्लूइड को इनकम्प्रेसिबल माना है, तो रो कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट हो गया, तो रो डेल्टा के रो तो चेंज होगा नहीं, जी भी कांस्टेंट है, जी भी नहीं चेंज होगा, बाहर आ गया। अब एच की बात करते हैं, तो देखिए जब फ्लूइड को आपने इनकम्प्रेसिबल माना है तो चेंज इन वॉल्यूम भी जीरो है, चेंज इन वॉल्यूम भी जीरो है, इसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो अगर इसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो ऑब्वियसली ये जो पिस्टन के दबाने से क्या होगा, पिस्टन के दबाने से इसका वॉल्यूम कुछ चेंज नहीं हो रहा है। तो देखिए अब जब एरिया नहीं चेंज हो रहा है, पिस्टन का एरिया तो कहीं से चेंज हो ही नहीं रहा, तो फिर और वॉल्यूम भी नहीं चेंज हो रहा है, तो फिर हाइट भी सेम रहेगी ना। मतलब वॉल्यूम चेंज ना होने का दूसरा एक तरीका ये भी है कि एरिया कम या ज्यादा हो जाए, तो एरिया ज्यादा होगा तो हाइट कम हो जाए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ जाए तो हाइट क्या हो जाए, कम हो जाए, तब उस केस में भी वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता, उस केस में भी क्या होगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, पर हाइट और एरिया दोनों चेंज हो जाएंगे। पर यहाँ पे हमने रिजिड सिलेंडर लिया, रिजिड बॉडी है, सिलेंडर जो है रिजिड बॉडी है, पिस्टन भी रिजिड है, तो एरिया चेंज नहीं हो रहा है, और एरिया चेंज नहीं हो रहा है, वॉल्यूम भी चेंज नहीं हो रहा है, तो हाइट भी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, हाइट भी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब ये क्लियर हो गया कि यहाँ पर रो जी एच तीनों ही कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो, इनमें जो चेंज आएगा वो
चेंज होना ही नहीं है, तो दिस चेंज डेल्टा रो जी एच विल बी 0। तो देखिए जो कुछ इंक्रीज इन प्रेशर हुआ बी पर, जो कुछ इंक्रीज इन प्रेशर हुआ बी पर, वो किसके बराबर है? जो भी एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज हुआ, ठीक है, जो भी इंक्रीज हुआ प्रेशर एट बी पर, वो किसके बराबर है? जो भी एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज हुआ, राइट। अब यहां पर आपको देखिए ये क्लियर है, ये वाला स्टेटमेंट कि प्रेशर अप्लाइड टू एनक्लोज फ्लूइड ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड। देखिए तभी यहां पर अप्लाई यहां पर किया गया है, डेल्टा पी एक्सटर्नल इंक्रीज यहां पर किया गया है, बट दैट इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड टू पॉइंट बी ऑल्सो। ऐसे ही आप किसी भी एक पॉइंट को ले लीजिए, वहां पर आप प्रूव कर सकते हैं, राइट। सो अब पास्कल्स लॉ का बेसिकली यूज कहां होता है? पास्कल्स लॉ का यूज होता है हाइड्रोलिक जैक में, ठीक है, कार ब्रेक्स, ठीक है, कार ब्रेक्स में आप बेसिकली क्या करते हैं, आप अपना जो है ब्रेक अप्लाई करते हैं, ठीक है, स्मॉल फोर्स के थ्रू, और वो स्मॉल फोर्स अगर आप सपोज अपने पहिए पे लगाएंगे तो क्या रोक लेंगे कार को, इतनी हाई स्पीड कार को? लेकिन वो ही स्मॉल फोर्स आपका क्या कर रहा है, इतनी हाई स्पीड कार को के मोमेंटम को जीरो कर रहा है, ठीक है, या कुछ डिक्रीज कर रहा है। कैसे? बिकॉज जो स्मॉल फोर्स आप स्मॉल पिस्टन पे लगा रहे हैं, ठीक है, सॉरी, जो लीवर आप प्रेस कर रहे हैं वो जाके कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, वो जाके कहीं ना कहीं आपके द्वारा लगाया गया फोर्स, ठीक है, आपके द्वारा लगाया गया फोर्स वो क्या कर रहा है, वो कनेक्टेड है हाइड्रोलिक लीवर के थ्रू, ठीक है, वो कनेक्टेड है हाइड्रोलिक लीवर के थ्रू इस तरीके से कि आपके द्वारा लगाया गया जो स्मॉल एफर्ट है वो बिग एफर्ट में चेंज हो जाए, ठीक है। तो इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली हाइड्रोलिक जैक। इस टाइप के अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोलिक लीवर, राइट। तो हम नेक्स्ट यही देखने जा रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक लीवर, राइट। तो देखिए नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक लीवर। प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक लीवर, ठीक है। तो देखिए बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक लीवर है क्या, पास्कल्स लॉ, राइट, पास्कल्स प्रिंसिपल, या राइट, तो पास्कल्स लॉ इसी पे बेस्ड है। हाइड्रोलिक लीवर क्या होता है? देखिए हाइड्रोलिक लीवर किस सपोज आपको पता है कि सपोज यहां पर क्या है, मैंने ये दो पिस्टन है, यहाँ लिक्विड है, अगर मैं एक तरफ से प्रेस करूंगा पिस्टन को, ठीक है, तो ये प्रेशर जो इंक्रीज इन प्रेशर आएगा उसकी वजह से क्या होगा, ये प्रेशर ट्रांसमिट होगा यहाँ पर, ठीक है, इंक्रीज इन प्रेशर जो यहाँ आएगा ये प्रेशर ट्रांसमिट होगा यहाँ पर जाके ये प्रेशर क्या करेगा, ये प्रेशर एक फोर्स जनरेट करेगा इस पिस्टन पे और इस पिस्टन को अपवर्ड ले जाएगा, ठीक है, इस पिस्टन को ऊपर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई लोड रखा है, तो वो लोड क्या क्रिएट करेगा, वो लोड नीचे की तरफ फोर्स क्रिएट करेगा, ठीक है ना। ये एफर्ट, यहाँ पर आपने एफर्ट लगाया और ये लोड है, ठीक है ना, लोड आउटपुट यहाँ पर आपको मिलता है वो उधर बेसिकली लोड होगा, ठीक है। तो आपने एफर्ट यहाँ पुट करा तो ये प्रेशर से ट्रांसमिट होगा और ये लोड के अगेंस्ट वर्क करेगा जो इसको करना है, ठीक है, इस तरीके से ये लोड के अगेंस्ट वर्क करेगा, ठीक है। तो अब हाइड्रोलिक लीवर में क्या करते हैं हम, ये जो सेकेंड चैम्बर है हाइड्रोलिक लीवर में हम क्या करेंगे, ये जो हमारा सेकेंड चैम्बर है इसको हम क्या करेंगे, इसका एरिया इंक्रीज कर देंगे, इसका एरिया इंक्रीज कर देंगे, ठीक है।
इसका एरिया इंक्रीज कर देंगे। तो सपोज आपका इनपुट फोर्स जो है वो एफर्ट है, ठीक है। हम लोग एग्जाम्पल दिमाग में रख रहे हैं किसका, ब्रेकिंग सिस्टम का, आपके कार के ब्रेकिंग सिस्टम का, ठीक है। तो अगर मैं सपोज मैंने एफर्ट जहां लगाया, ठीक है ना, मैंने एफर्ट अपने ब्रेक पे लगाया और वहां पर बहुत स्मॉल अमाउंट के फोर्स से मैंने इसको प्रेस किया, ठीक है। अब देखिए एरिया भी इसका इस साइड का एरिया क्या है, स्मॉल है AI, और सपोज इस साइड का एरिया क्या है A0, आउटपुट की साइड का एरिया AO है। तो यहाँ से क्लियरली विजिबल है कि आउटपुट एरिया इज ग्रेटर देन इनपुट एरिया, ठीक है। सो आउटपुट एरिया इज ग्रेटर देन इनपुट एरिया, ठीक। अब आप जो यहाँ पर फोर्स लगाएंगे इनपुट साइड में, जो यहाँ इनपुट साइड में फोर्स इंक्रीज इन फोर्स होगा, सॉरी इंक्रीज इन प्रेशर होगा, ये जो आप फोर्स लगाएंगे इसकी वजह से इनपुट साइड में कुछ प्रेशर में इंक्रीज होगा। ये डेल्टा पी आपका क्या हो जाएगा, FI/AI, ठीक है। ये डेल्टा पी क्या हो जाएगा, FI/AI। अब देखिए इधर भी कुछ लोड होगा, वो लोड क्या है, सपोज जो ब्रेक आप लगा रहे हो वो ब्रेक आपकी व्हील्स पे है ना, या जो ब्रेक आप लगा रहे हो वो ब्रेक आपके कहीं जो कार पे ब्रेक लग रहा है, तो कार ही एक तरीके से अब उसके अगेंस्ट लोड प्रोवाइड करेगी, ठीक है ना। तो ये वो लोड है, ठीक है। लोड का मतलब है किसके अगेंस्ट आपको आउटपुट चाहिए। तो सपोज यहाँ पर जो फोर्स इस लोड की वजह से आ रहा है वो आ रहा है FO, ठीक है। इस फोर्स की वजह से जो लोड आ रहा है वो आ रहा है F0, राइट। F0 इस फोर्स की वजह से लोड आ रहा है। तो अब यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो प्रेशर क्या हो जाएगा, डेल्टा पी, वो हो जाएगा F0/A0, ठीक है ना। वो डेल्टा पी क्या हो जाएगा, F0/A0। यहाँ जो आपने इंक्रीज इन प्रेशर किया डेल्टा पी इज इक्वल टू FI/AI, ठीक है। वो सेम इंक्रीज इन प्रेशर यहाँ पर भी जाएगा, सेम इंक्रीज इन प्रेशर इधर भी जाएगा। आप इस तरीके से देख सकते हैं कि जो प्रेशर किसी भी इनकम्प्रेसिबल लिक्विड में कहीं पर भी, या कंप्रेसिबल भी होता है उस केस में भी, रियल लिक्विड में भी ये पास्कल्स लॉ वैलिड है कि ये अगर आपका मान लीजिए इस तरफ जा रहा है, राइट, ये प्रेशर आपका जो है इक्वली ट्रांसमिट होगा इस एरिया तक भी, तो यहाँ तक भी जो ये प्रेशर डेल्टा पी आएगा ये इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगा, राइट। अब आप चलिए इसको न समझिए, इसको समझिए कि ये डेल्टा पी अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, ये डेल्टा पी आपका इक्वली ट्रांसमिटर अनडिमिनिश्ड, राइट। जितना अमाउंट से इधर है FI/AI सेम अमाउंट से इधर ट्रांसमिट हो जाएगा डेल्टा पी, ठीक है। और ऑब्वियसली ये डेल्टा पी इस लोड को ऊपर उठा देगा, ठीक है। लेकिन कहां तक उठाएगा, वहां तक उठाएगा जहां पर इस पिस्टन पे लगने वाला फोर्स, ये सेकंड पिस्टन पे लगने वाला फोर्स ऊपर और नीचे बराबर नहीं हो जाता, ठीक है ना। सेकंड पिस्टन पे लगने वाला फोर्स ऊपर और नीचे बराबर नहीं हो जाता, ठीक है ना। तब तक ये इसको मूव करेगा। अब जहां पर ये ऊपर और नीचे इस पर जो पिस्टन पे फोर्स लग रहा है सेकंड वाले पे, ये बराबर हो गया, वहां पर ये क्या आ जाएगा, पिस्टन इक्विलिब्रियम स्टेट पे आ जाएगा। तो अच्छा ये डेल्टा पी की वजह से हुआ है, तो यहाँ पर लगने वाला फोर्स नीचे से हो जाएगा डेल्टा पी इंटू A0, राइट। और ऊपर से इस पर जो लोड का फोर्स लग रहा है वो है F0। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि F0 इज इक्वल टू डेल्टा पी इंटू A0। इस केस में हमने पिस्टन के वेट को नेग्लेक्ट किया है, दोनों साइड पिस्टन के वेट को हमने नेग्लेक्ट किया है, राइट। दोनों साइड में बेसिकली इसी साइड किया है, इस साइड हमें पिस्टन की वेट से फिलहाल कोई मतलब भी नहीं था, क्योंकि चेंज इन प्रेशर क्या है, एक्सटर्नल एफर्ट, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से आएगा। तो डेल्टा पी इंटू A0, तो यहां से देखिए F0 क्या आ जाता है, F0 आ जाता है आपका FI इंटू A0/AI। अब देखिए A0 आपका AI से ज्यादा है, ठीक है। A0 आपका AI से ज्यादा है, तो देखिए ये वाली जो है, सबसे पहले तो ये आपका फॉर्मूला एक बन जाता है कि हाइड्रोलिक लीवर के केस में
जो आउटपुट पे आपको रिजल्ट मिलेगा वो ये होगा एफ नॉट, और यहाँ पर बिकॉज ए नॉट इज ग्रेटर देन ए आई, देयरफॉर एफ नॉट विल ऑल्सो बी ग्रेटर देन एफ आई। तो इसीलिए आपका स्मॉल एफर्ट जो लगता है ब्रेकिंग सिस्टम में, मतलब कार के ब्रेक में, जब आपका स्मॉल एफर्ट भी आपकी क्या होता है, बिगर मतलब आपका जो बिगर आउटपुट में चेंज हो जाता है, ठीक है ना, जो फोर्स आउटपुट पे लगता है वो बिगर हो जाता है। इसीलिए जो है आपकी कार जो है आप इतने हैवी मोमेंटम को आप जो है डिक्रीज करने में सफल हो जाते हो, राइट। सो यहाँ से देखिए, यहाँ से ये क्लियर हो जा रहा है कि एफ नॉट जो आपका एफ नॉट है, आउटपुट पे जो फोर्स मिलेगा दैट इज ग्रेटर देन इनपुट फोर्स, ठीक है। तो एफर्ट यही हमारा मेन काम होता है। इसी को बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज, कि अगर आउटपुट पे फोर्स आपका ज्यादा मिल रहा है, इनपुट पे आपको कम फोर्स लगाना पड़ रहा है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है, जो कि आपका ग्रेटर देन 1 होगा इस केस में, ठीक है। तो ये हाइड्रोलिक लीवर का आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, सपोज अगर ये प्रेशर लगाने में आपका कुछ डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, प्रेशर लगाने में आपके पिस्टन का कुछ डिस्प्लेसमेंट होता है, तो पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट होगा तो दैट मीन्स लिक्विड का भी डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। पिस्टन का अगर डिस्प्लेसमेंट होगा तो लिक्विड का भी डिस्प्लेसमेंट होगा, बट ये तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, तो इसके वॉल्यूम में तो चेंज आएगा नहीं, ठीक है, इनके वॉल्यूम में तो चेंज आना नहीं है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है इसके लिए। तो देखिए अब क्या होगा कि जब आपका एफर्ट इधर से लगेगा, ठीक है, तो सपोज ये अमाउंट DI से नीचे आ जाता है, ठीक है, ये अमाउंट DI से नीचे आ जाता है, तो देखिए ये अमाउंट DO से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इस तरफ ये वाला पिस्टन DI अमाउंट से नीचे आ गया, इस तरफ वाला पिस्टन DO अमाउंट से ऊपर चला गया, ठीक है। देखिए हमने एफर्ट कम लगाया है, हमको आउटपुट ज्यादा मिल रहा है, ठीक है, तो क्या ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं फॉलो करेगा क्या, ठीक है, क्योंकि एफर्ट कम हो गया है, आउटपुट ज्यादा मिल रहा है, तो क्या ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं फॉलो कर रहा है क्या? ऐसा नहीं, प्रिंसिपल ऑफ यहाँ पर हमारा फोर्स में, ठीक है ना, फोर्स हमारा ज्यादा है, एनर्जी जो हमने खर्चा की है वही एनर्जी यहाँ पर हमको मिलेगी, ठीक है, जो वर्क हमने किया है वही वर्क। तो उसको देखते हैं कैसे। देखिए ये हमारा इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, राइट, ये हमारा इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है। अगर ये हमारा इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है तो देखिए जितने अमाउंट जितना चेंज इन वॉल्यूम यहाँ होगा, ठीक है ना, जितना डिक्रीज इन वॉल्यूम कहना चाहिए यहाँ होगा, उतना ही इधर की तरफ इंक्रीज इन वॉल्यूम हो जाएगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि हमारा वॉल्यूम जो डेल्टा वी है ना, डेल्टा वी मतलब ये तो 0 होता है, वॉल्यूम चेंज होगा नहीं, तो जो डिक्रीज इन वॉल्यूम यहाँ दिखेगा वही अमाउंट से ये इधर वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। तो इधर देखिए कितना वॉल्यूम डिक्रीज होगा, अगर ये DI अमाउंट से नीचे आ गया, वो है AIDI, ठीक है, और ये किसके बराबर हो जाएगा, इधर अगर ये DO अमाउंट से डिस्प्लेस हो गया ऊपर की तरफ, तो ये हो जाएगा AODO। AIDI इज इक्वल टू AODO, ठीक है। तो यहां से अब आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि DI/DO इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AO अपॉन AI, ठीक है। अब यहां पर देखिए बिकॉज AO is greater than AI, therefore DI is greater than DO, ठीक है। ये तो क्लियर हो ही रहा है कि इधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, इधर कम होगा। अब देखिए हम वर्क निकालते हैं, वर्क इनपुट पे कितना है, वर्क इनपुट है हमारा FI इंटू DI,
FI इंटू DI, ठीक है। तो देखिए यहां से हम DI को क्या लिख सकते हैं, यहां से हम DI को लिख सकते हैं A0 अपॉन AI इंटू DI। ये हमारा हो जाएगा FI इंटू A0 अपॉन AI, तो DI को हम ये लिख सकते हैं। और हम जानते हैं कि FO हमारा क्या होता है, F0 हमारा होता है FI इंटू A0 अपॉन AI। तो यहां से FI इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, FI इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा F0 इंटू AI अपॉन A0, F0 इंटू AI अपॉन A0। तो ये FI और DI की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूं तो FI देखिए क्या हो जाएगा, F0 इंटू AI अपॉन A0, और DI आपका हो जाएगा A0 अपॉन AI इंटू D0, ठीक है ना, D0 है। देखो ये कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया, F0 इंटू D0, जो कि वर्क आउटपुट है। तो एनर्जी इज स्टिल कंजर्व, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल कभी वायलेट नहीं हो सकता, कभी, राइट। तो एनर्जी आपकी कंजर्व रहेगी। तो बेसिकली हमारा जो एडवांटेज फॉर योर थ्योरी पर्पस मैं ये बता रहा हूँ कि हाइड्रोलिक लीवर का एडवांटेज ये होता है कि जो फोर्स अप्लाइड होता है, एट अ गिवन डिस्टेंस, राइट, फोर्स अप्लाइड एट अ गिवन डिस्टेंस इज ग्रेटर देन, फोर्स अप्लाइड एट अ गिवन डिस्टेंस कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ लार्जर फोर्स एट स्मॉलर डिस्टेंस, ठीक है ना। ये लार्जर फोर्स स्मॉलर डिस्टेंस के लिए लगेगा, और हो सकता है ये फोर्स अप्लाइड एट अ गिवन डिस्टेंस जो भी होगा, किसी भी डिस्टेंस पे आप कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसी भी डिस्टेंस तक, तो वो कन्वर्ट किया जा सकता है हाइड्रोलिक लीवर की मदद से इसमें लार्जर फोर्स में टू स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है ना, कि वो लार्जर फोर्स स्मॉल डिस्टेंस के लिए लगेगा। सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ हाइड्रोलिक लीवर, राइट। तो चलिए आज बस इतना ही रखते हैं, राइट। नेक्स्ट क्लास में हमारा फ्लूइड डायनेमिक्स से स्टार्ट होगा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल करने के बाद हम फ्लूइड डायनेमिक्स से स्टार्ट करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।